अरमगान केस में एक बहुत बड़ा टर्न आ चुका है और वो टर्न इस हवाले से आया है कि उसका वो करीबी दोस्त के जो कि मुस्तफा के कत्ल में शामिल था, आज अदालत में उसने गवाह बनने की बाकायदा कह दिया है। गवाह बनने का उसने इस तरीके से ऐलान किया है कि जो लड़की जो वहां पर कत्ल हुआ उस हवाले से उसने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड करवा दिया है और उसका बयान अब मंजर पर आया है, जिसमें वो इस बात का एतराफ करते हुए नजर आता है कि उसकी सामने उसकी मौजूदगी में अरमगान ने मुस्तफा का बेदर्दी से कत्ल किया। आज के प्रोग्राम में हम आपको बड़े अहम नुकात ये भी बताने वाले हैं कि इस गवाह बनने के बावजूद उसने 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से क्यों इनकार कर दिया और वो लड़की कौन थी कि जिसे बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इस हवाले से आज पुलिस की तरफ से पूरा चालान अदालत में पेश किया गया है और हैरत अंगेज उनसर ये भी सामने आया है कि अब इस मामले को एक तरफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी के सामने रखा जा रहा है, दूसरी तरफ ये मामला हाई कोर्ट पे भी चल रहा है और तीसरी तरफ ये मामला अब इंसदाद दहशतगर्दी की तरफ भी जा रहा है। जो रिपोर्ट आज सामने आई है और उस पर मैं आपको ये जब बताऊं कि शिराज ने किन बातों का एतराफ आज अदालत ने किया है और 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने से क्यों इनकार किया है और फिर क्या मामला है कि अब उसकी रिहाई बहुत ज्यादा करीब होगी या फिर वो इस मामले से आसानी से वादा माफ गवाह बनकर निकल सकता है या फिर अरमगान के लिए मजीद आसानियां पैदा की जा रही है। पुलिस की कोताहियां आपको जहां सामने नजर आएगी वहीं पर बहुत अहम चीजें भी सामने नजर आएगी। आइए जरा सा इस बात को देखने की कोशिश करते हैं और सबसे पहले ये बात जानते हैं कि अब जो चालान पेश किया गया है उसमें एक तरफ अरमगान का पूरा बायोडेटा बताया गया है, फिर मुस्तफा का बायोडेटा बताया गया है, फिर शिराज का बायोडेटा बनाया गया है और फिर अब इस तहकीकात को अलग अलग किया गया है। दर हकीकत इस पूरे मामले को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जो पहला हिस्सा है उसमें मुस्तफा का कत्ल है। पहला हिस्सा है कि जिसमें मुस्तफा का कत्ल है, उस कत्ल में किस तरीके से हुआ, उसके गवाहान कौन मौजूद है और फिर उसमें और किस किस पर तशद्दुद हुआ, किस तरीके से उसकी लाश को जलाया गया। पहला हिस्सा इसका है। दूसरा हिस्सा है अरमगान के हवाले से कि उसके जो कारोबार थे और उसमें खास तौर पर जो FIA इसको तहकीकात कर रही है, वो FIA इस बारे में तहकीकात कर रही है कि किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का काम हो रहा था, किस तरीके से यहाँ पर पैसा बनाया जाता था, किस तरीके से कॉल सेंटर चलाया जा रहा था। अब इसका तीसरा हिस्सा जो है वो मंशियात के हवाले से और मंशियात में साजिद हसन उनके बेटे की जो गिरफ्तारी हुई है वो वाला पहलू तीसरे नंबर पर है और चौथे नंबर पर जो है वो अरमगान के खिलाफ जो FIR माजी में जितनी भी दर्ज की गई हैं वो तमाम के तमाम चीजें। तो अब अगर आप इस मुकदमे को समझना चाहते हैं तो इसे आपको 4 अलग अलग पहलुओं से देखना होगा और इसकी अब तहकीकात 4 अलहदा एजेंसियां कर रही है। जो पुलिस खास तौर पर जिस सारे मामला आपको देख रही है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा का कत्ल का मामला है, जबकि जो इसकी स्पेशल SIU जो इसको देख रहा है वो अलग तरीके से देख रहा है। मंशियात एंटी नारकोटिक्स इस मामले को अलहदा तौर पर देख रहा है और FIA इस मामले को अलहदा तौर पर देख रहा है। तो आइए पहली चीज को फोकस करते हैं और उसके बाद बाकी दोनों पर जाते हैं। सबसे पहला मामला यह है कि मुस्तफा का कत्ल कैसे हुआ और अब तक की जो पूरी रिपोर्ट सामने आई है, जिस चालान में रिपोर्ट पेश की गई है उसी के हवाले से आज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने शिराज को पेश किया गया। शिराज वो शख्स है, वो लड़का है कि जो अरमगान का बचपन का दोस्त है और जो अब अरमगान के बयान के बाद उस लड़की के बयान के बाद कि जिसे तशद्दुद का निशाना बनाया गया था और शिराज के बयान को मिलाकर अब जो चालान की रिपोर्ट सामने आई है मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो तीनों से बयानात लिए गए उन बयानात की रोशनी में जो बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अरमगान ने 2 महीने पहले अपने कॉल सेंटर को बंद कर दिया था। इसकी कमाई करोड़ों रुपए में थी और इसके पास 40 से 45 लोग काम करते थे। जिस लड़की को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जो गवाह के तौर पे जिसकी बयान की निशानदेही की गई है उस लड़की के वो लड़की इसके पास जॉब करती थी, इसके पास मुलाजमा थी। पहले इस बारे में कई बयानात दिए जा रहे थे कि फलां बड़े सरमायाकार की भतीजी है, बेटी है। ये सारी बातें अब पसे पुष्ट रह गई है और हकीकत जो अब सामने आ रही है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अब जो इसमें बातें की गई उसमें सबसे अहम नुक्ता ये था कि जिस दिन
फर्स्ट यानी कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात को, यानी कि जो न्यू ईयर की रात थी, उस दिन अरमगान ने अपने घर में एक पार्टी रखी थी। उस पार्टी से पहले वो लड़की के जो कि अरमगान के यहाँ मुलाजमा थी और ख़ास तौर पर अरमगान का उसके साथ एक राब्ता भी था, उसकी दोस्त भी तस्वुर की जा रही थी और साथ साथ उसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात भी मौजूद थे। उसने 12 बजे से पहले उस लड़की को बुलाया था और उसको बुलाकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था और उसके बाद वो लड़की 12 बजे वहाँ से चली गई थी। 12 और 3 बजे के दरमियान ये पार्टी वहाँ पर जारी रही और उसमें शिराज शामिल था, लेकिन मुस्तफ़ा नहीं आया था। यहीं से कहानी का टर्न आता है और फिर 12 से 13 यानी कि 12 से 3 बजे तक ये सारा सिलसिला वहां पर मौजूद रहता है और वो लड़की का किस्सा मैंने आपको बताया। अगले दिन ये होता है कि अगले दिन फिर मुस्तफ़ा और अरमगान का किसी बात पर झगड़ा होता है। 5 तारीख को उसी लड़की को अरमगान अपने घर पर बुलाता है और शिराज उस वक्त वहां पर मौजूद होता है। अरमगान उससे पहले कि उस लड़की को बुलाया जाए, उससे पहले शिराज और अरमगान दोनों खूब नशा करते हैं और नशे की हालत में होते हैं। वो लड़की जब वहाँ पहुँचती है तो उसे बहुत ही ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। उसे बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है और उसे जबरी तौर पर ज़्यादती करने की भी उसके साथ कोशिश की जाती है। वहाँ से वो लड़की की जब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू होती है तो उसे बाकायदा एक प्राइवेट टैक्सी करवाई जाती है और उसे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, जहाँ पर शिराज भी उसके साथ जाता है। अगले दिन 6 तारीख को मुस्तफ़ा को बुलाया जाता है और मुस्तफ़ा को बुलाने के बाद शिराज भी वहाँ पर मौजूद होता है और अरमगान मुस्तफ़ा को मारना शुरू करता है और जब मारना शुरू करता है, मारते मारते उसे इस हद तक पहुँचा देता है कि तकरीबन वो मरने के करीब पहुँच जाता है। उसके कपड़े निकाले जाते हैं, उसकी बॉडी को, उसके जिस्म को वाइट चादर के अंदर रखकर ख़ुद मुस्तफ़ा की गाड़ी में रखा जाता है और फिर वहाँ से हब मुंतकिल हुआ जाता है और हब ने फिर वो सारा वाक़या आपने सुना होगा। अब आज हुआ ये कि इस पूरे वाक़ये को बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से बयान सामने आया है, वो शिराज का बयान सामने आया। शिराज ने कहा कि ये सब कुछ हुआ है लेकिन मैंने ये कत्ल नहीं किया है। अरमगान के पास पिस्टल था, अरमगान ने मुझे मजबूर किया तो मैंने उसका साथ दिया, लेकिन कत्ल में और मुस्तफ़ा को मारने में मेरा हाथ नहीं है, बल्कि मैं सिर्फ उसके साथ साथ था। जो कुछ भी कर रहा था वो अरमगान कर रहा था। जब वहाँ पर पुलिस ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की अदालत में पुलिस ने उनसे ये कहा कि जनाब आप 164 का बयान रिकॉर्ड करवाने की इजाज़त दीजिए, तो अदालत ने मना कर दिया कि 164 का रिकॉर्ड नहीं हो सकता और अब ये मुकदमा इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत को ट्रांसफ़र किया जा चुका है। यानी कि बात वहीं पर आकर रुकी है कि हाई कोर्ट और ये सारे मामला से होता हुआ ये मामला इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में जा चुका है। अहम नुकता यह है कि पहले इसमें 2 गवाहन कहे जा रहे थे और 2 गवाहन में वो लोग थे कि जो उसके मुलाजमीन थे, अरमगान के मुलाजमीन थे कि जिन्होंने उस पूरे वाक़े की निशानदेही की थी। लेकिन अब जो इसमें मेन गवाह है कि जिसकी मौजूदगी के अंदर ये बात इसको आग लगाई गई, मुस्तफ़ा की जान ली गई, उसमें ख़ुद अरमगान का दोस्त शिराज उसमें एक अहम किरदार अदा कर रहा है। और शिराज अगर अपने बयान से नहीं मुकरता आगे चलकर, क्योंकि 164 का बयान उसने मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया है, तो अब अगर उसका बयान इंसदादे दहशतगर्दी में जाकर तब्दील हो जाता है तो फिर इस पूरे केस की सूरत हाल बदल कर रह जाएगी। क्योंकि जब गवाहानी मौजूद नहीं है और सिर्फ शवाहिद अगर दिए जाते हैं कि जनाब मुस्तफ़ा की गाड़ी यहाँ थी और अगर ये दोनों मुकर जाते हैं तो इस सारी सूरत हाल में कोई भी गवाह वहाँ पर मौजूद नहीं होगा। अब आइए दूसरे मसले की तरफ। जो दूसरा मसला था कॉल सेंटर्स का, और इसमें कहा जा रहा था कि तकरीबन 2 अरब के करीब इसकी माइनिंग मशीन मौजूद थी, यानी कि क्रिप्टो करेंसी की मौजूद थी। और उस क्रिप्टो करेंसी के 2 अरब की जो मशीन थी उस हवाले से FIA अब तहकीकात कर रही है। और FIA की तहकीकात का एक बड़ा अहम नुकता यह है कि इस पूरी तहकीकात के अंदर जो शवाहिद मौजूद हैं वो FIA के पास है ही नहीं कि ये तमाम चीज़ों को साबित करने के लिए कि जनाब ये अरमगान ही चला रहा था और ये माइनिंग मशीन भी अरमगान ही की है। ये तमाम चीज़ें प्रूव करना इस वक्त FIA के लिए इंतहाई मुश्किल काम है। दूसरी तरफ मंशियात के जो मामला था उसमें साजिद हसन का बेटा तो आ चुका है, लेकिन उसके अलावा और कोई मुल्जिम ताहाल गिरफ्तार नहीं किया
चुका है। जिन जिन लोगों की निशानदही की जा रही थी वो तमाम के तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद ही नहीं है और ना ही उनके मेन रैकेट को पकड़ने की कोई कोशिश की जा रही है। इतलात ही आ रही हैं कि ये तमाम रैकेट पकड़ने की बात कही गई थी, लेकिन अभी भी डिफेंस के इलाके में और पूरे पाकिस्तान के अंदर और ख़ासतौर पर कराची शहर के अंदर ये रैकेट ताहाल अभी भी काम कर रहा है, लेकिन हुकूमत और पुलिस उसकी हद तक नहीं पहुंच सकी है। इस हवाले से एंटी नारकोटिक फोर्स भी इसमें इन्वेस्टिगेट कर रही है कि कहां कहां आकर मामला रुक रहा है। लेकिन जो साजिद हसन के बेटे के साथ, जो साहिर के साथ जो डिटेल्स सारी शेयर हुई है, उसमें वो लोगों को पहचान नामों से, जो नामों का वो जिक्र कर रहा है, उसके पास जो नंबर्स मौजूद हैं, उन तमाम नंबर से अब ताहाल राब्ता मुमकिन नहीं है। तो ये मामला भी पेंडिंग में नज़र आ रहा है। आज की कार्रवाई से ये बात सामने नज़र आ रही है कि अब ये मामला सिर्फ और सिर्फ इंसदाद दहशतगर्दी में मुस्तफ़ा के हवाले से चलेगा और जो मंशियात के मामलात और जो FIA के पास क्रिप्टो करेंसी के हवाले से जो तमाम चीज़ें थी और कॉल सेंटर के हवाले से चीज़ें थी, वो ताहाल बंद डब्बे में जाती हुई महसूस हो रही है। अभी तक आज जो अपडेट हुई है वो हमने आपको बता दिया। अब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत इस हवाले से क्या फैसला करती है और क्या मुकदमे की समाअत वहाँ पर शुरू होती है, अब देखते जाइए क्या होगा। ताहाल इस हवाले से शवाहिद की कमी वाज़े तौर पर नज़र आ रही है और ऐसा लग रहा है कि जगह जगह चीज़ों को मिटा दिया गया है। ताहाल पुलिस के पास सिवाय इस बात के कि उस जगह पर जो खून के नमूने हैं वो मुस्तफ़ा और उस लड़की के मिले, इसके अलावा बयानात जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि तब्दील होते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, आबाद रखे और हर जालिम को सज़ा और हर मजलूम को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।